अभी हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने के लिए हैं, तो हम कुछ नए प्रॉब्लम के साथ हम आगे आने चाहते हैं, नए क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले जो मिथ और फैक्ट्स आते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। जी, हमने जो पार्ट 1 किया था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो सेशन किए थे, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, उनके फिजिकल बिहेवियरल इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था। और अगर देखा जाता है कि बच्चे का कुछ ऐसा सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो वहाँ पे क्या-क्या स्टेप लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज अगर हम मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है खास करके पेरेंट्स के लिए जानना कि उनको लगता है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है वो हमेशा स्ट्रेंजर्स के द्वारा होते हैं, जो जिनको बच्चे नहीं जानते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज जो बच्चों के होते हैं वो उनके जानकार में से ही होते हैं। कभी-कभी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, अपने क्लोज जो फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सावधान होना ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है कि अ, ये समझा जाता है कि जो भी सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, जो परपेट्रेटर्स होते हैं, वो लोग कोई साइकोपैथ्स है या फिर उनके कोई मेंटल इलनेस है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो आपके हमारे साथ है, बात कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं, फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वैसे ही वो लोग भी होते हैं, सब कुछ नॉर्मली होते हैं बाहर से। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे ये जो परवर्शन है उनके अंदर हो सकते हैं, इसलिए उनको समझना, आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा जो है कि देखा जाता कहा ऐसा सोचा जाता है कि चाइल्ड अब्यूज जो अब्यूजर्स जो होते हैं उनके खुद का भी कोई पास्ट हिस्ट्री रहा होगा, वो भी शायद सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए होंगे। ये कभी-कभी ये सच भी है, किसी-किसी सिचुएशन में देखा जाता है कि ऐसा हुआ है, पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि उनका भी कोई पास्ट हिस्ट्री रहे। और जो चौथा है वो ये है कि ऐसा बोला जाता है कि चिल्ड्रन जो है वो कभी-कभी, क्योंकि चिल्ड्रन में यहाँ पे एज रेंज भी है, एडोलेसेंस भी होते हैं, तो कभी-कभी वो लोग भी कुछ-कुछ ऐसे सिलेक्टिव बिहेवियर करते हैं जिसकी वजह से वो जो अब्यूज़र है वो और भी प्रभावित होते हैं, वो भी करना चाहते हैं और जो बच्चे हैं वो एन्जॉय करते हैं। जबकि ऐसा एन्जॉय करने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि बच्चे जो है उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, जो 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 उस उनके साथ जो अब्यूज हो रहा है। तो इसीलिए एंजॉय करने, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनके कंसेंट भी नहीं है, तो एंजॉय करने का कोई सवाल नहीं है। और ऐसा सोचा जाता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि इसको हम रिपोर्ट करेंगे, तो मतलब पुलिस को या लॉ में वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो शायद इससे और बदनामी होगा और खराब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे को ये सिक्योरिटी देना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके साथ जो हुआ है उसके लिए आपको इंसाफ मिला है, या जो भी है उनको सज़ा देना, ताकि वो दूसरी बार और ये ऐसा ना करे, या जो भी और लोग हैं उनको भी एक एग्जाम्पल मिले, एक लेसन मिले कि अगर हम भी करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसको आगे लाया जाए और दोषी को पनिशमेंट के लिए देखा जाए, ना कि इसको छुपाया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ये सारे जो है वो मिथ्स एंड फैक्ट्स है। जी। बहुत बढ़िया मैम, आपने हमें एक्सप्लेन किया। अंशु सर, आपके पास कौन कौन से मिथ्स एंड फैक्ट्स आए हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेके? देखिए, सबसे पहला मिथ जो मेरे पास आया है कि पेरेंट्स दे आर एट फॉल्ट फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट एंड दे शुड प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। ये पहला मिथ है। पेरेंट्स जो फैक्चुअल बात ये होती है कि पेरेंट्स आर ऑफन अक्यूज ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग देयर चाइल्ड। डेफिनेटली पेरेंट्स को हम अक्यूज करते हैं कि आपने बच्चे को बताया नहीं है। हाउएवर दिस एटीट्यूड विल शिफ्ट ब्लेम एंड इट एनेबल्स ऑफेंडर्स to avoid responsibility for others, and the offender is always responsible person. Offender is the person who is responsible for the child sexual assault. ये पहला factual है। दूसरा है child sexual offenders, they are mostly strangers. It is estimated that 70 to 90% of cases of offender is someone child knows.
बेसिकली जैसे मैम ने बताया कि जैसे जो पहले चाइल्ड अब्यूज हो चुके हैं, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज हो चुके हैं, हो सकता है कि वो उसी चीज को रिपीट करें। तीसरा, पीपल हु सेक्सुअली असॉल्ट देयर चिल्ड्रन दे आर नॉट डेंजर टू द अदर चिल्ड्रन। ये मिथ है लोगों में कि जो अपने बच्चों को असॉल्ट करते हैं दे आर नॉट डेंजर टू द अदर चिल्ड्रन। फैक्चुअल बात ये है, the child sex offenders they rarely engage in single offense। खाली single offense पे engage नहीं करेंगे, they engage in multiple offense। a person who offends against own child या फिर दूसरे के child को भी he can harm and he can do sexual abuse। myth number 4, children invite sexual assault by acting seductively। कोई भी बच्चा सिडक्टिवली इनवाइट नहीं करता है कि भाई मेरे को आके सेक्सुअली असॉल्ट करो। अडल्ट्स हैव पावर ओवर चिल्ड्रन। अडल्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, बच्चे में मैनिपुलेशन पावर नहीं होती है। इंसेस्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट, ये मिथ है कि लोग मानते हैं कि किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट या इंसेंट पुअर फैमिलीज में पाया जा सकता है। इंसेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट कैन अकर इन all kind of families, rich, poor, large, small, educated और non educated। बहुत से लोगों में एक ये भी myth है कि they enjoy, some children enjoy sexual attention from adults and they will not harm them। ये एक myth है कि भाई sexual attention को enjoy करने के लिए and it will not harm them, but factual बात ये है sexual assault के काफी harmful effects होते हैं children पे, या जो सर्वाइव करता है सेक्सुअल असॉल्ट को डेफिनेटली उसमें कंफ्यूजन सी रहती है, गिल्ट होता है, शेम होता है, एक्सपीरियंसिंग फियर एंड सैडनेस। इसके अलावा द चाइल्ड डिड नॉट से नो, बहुत सी बार बोलते हैं द चाइल्ड डिड नॉट से नो और ट्राई टू स्टॉप द सेक्सुअल असॉल्ट, सो चाइल्ड इज पार्टली टू बी ब्लेम्ड। ये बहुत सी बार बोलते हैं कि जब बच्चे ने मना ही नहीं किया है, उसको एक्चुअली सबसे पहले तो पता ही नहीं है, जो चीज पता ही नहीं है तो हाउ कैन वी ब्लेम द चाइल्ड। तो फैक्चुअल बात यह है, कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है इज टू फ्रीज। जब भी कोई सेक्सुअली असॉल्ट होगा सबसे पहला रिएक्शन या बच्चे का होगा पहले फ्रीज होगा। दिस विल प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग और सेइंग नो। सो अडल्ट ऑफेंडर्स दे आर टू बी ब्लेम्ड एंड चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू गिव कंसेंट। एक और जो मिथ है कि चिल्ड्रन एंड यंग पीपल दे लाई, झूठ बोलते हैं अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, जबकि 98% सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट बाय चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी ट्रू। एक मिथ ये है कि चिल्ड्रन कैन इंटरप्रेट एंड रॉन्गली अक्यूज अडल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। क्या ये मैं मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम ये जो मिथ है कि चिल्ड्रन कैन मिस इंटरप्रेट एंड रॉन्गली अक्यूज ऑफ अडल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, व्हाट इज योर सेइंग ऑन दिस? एक्चुअली चिल्ड्रन जो मुझे लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जो है, गुड टच बैड टच के बारे में जो जानकारी है वो काफी हद तक दिया नहीं जाता है, तो वो लोग शायद ऐसे परसीव नहीं करते हैं। वो लोग जैसे परसीव करते हैं वो ये है कि जो टच उनको अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा अफेक्शनेट टच है, कहाँ पे वो लोग सिक्योर फील कर रहे हैं अंदर से, दिस कम्स फ्रॉम विद इन। तो बच्चे समझते हैं कि ये जो है इनके साथ मैं रहना चाहता हूँ और ये जो है इनके साथ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ऐसा मैंने काम करते हुए भी देखा है कि एक 9-10 साल की बच्ची थी जिसने कहा था कि एक शादी के माहौल था। ऐसे घरों में यूजुअली होता है जहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं मम्मी पापा, तो जो परपिट्रेटर है वो टारगेट करते हैं वही बच्चों को जो कि थोड़ा सा टिमिड है, थोड़ा सेल्फ एस्टीम जिनका लो है, और कुछ ऐसे बिहेवियर करते जिससे वो उस बच्चे के लिए पास कोई जानकारी नहीं था, नो नॉलेज ऑफ सेक्सुअल थिंग्स एंड ऑल, लेकिन उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगा था, वो वहां से हट आया था। उसके बाद से वो उस आदमी के आसपास ही वो नहीं गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनको लगा कहीं पे कि ये कोई कुछ है जो कि उसको कुछ अच्छा वाइब्स नहीं दे रहा है। इसलिए रॉन्गली अक्यूज करना बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेट तो करना जानते ही नहीं है। जी, डॉक्टर प्रतीक, व्हाट इज योर से ऑन दिस मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? सर, आप दोनों ने काफी हद तक सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बात कर ली है। इसके अलावा जो मिथ्स एंड फैक्ट्स ये आते हैं कि पेरेंट्स को गाइड, जैसे आपने पहले वाला मिथ एंड फैक्ट लिया था कि पेरेंट्स को
पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि बच्चों को आपने गाइड नहीं किया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे फैमिलीज हैं जो अपने बच्चे के साथ खुल के बात कर पाते? ऐसा यहाँ पे अभी तक कल्चर ही नहीं आया है। हम उसको काफी घुमा फिरा के बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें उसको ये अवेयर करवाना जरूरी है कि ये जो हमारे बॉडी के कौन कौन से ऐसे प्राइवेट पार्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई अगर टच करता है तो वो सेफ नहीं है। रेड फ्लैग उनके लिए कौन कौन से हैं लाइफ के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं सर जो मिथ एंड फैक्ट्स में आपने आपने और मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर की है। तो मैम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि फीचर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे कौन कौन से पैटर्न हैं जो सामने देखने को आते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर? जी, यहाँ पे जो जैसा मैंने कहा लास्ट टाइम भी कि जो परपिट्रेटर्स होते हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं और चुनते हैं। जैसे कि वो पब्लिक प्लेसेस में भी में से भी बच्चे चुन सकते हैं, लेकिन वो देख लेते हैं कि जो बच्चे ज्यादा मतलब असर्टिव नहीं है, जो ना नहीं बोल सकते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम लो है, जो जिनके मम्मी पापा उनके उतना सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, वैसे बच्चे को चुनते हैं। और ये परपिट्रेटर्स कभी भी कोर्शन का इस्तेमाल नहीं करते। जो करते हैं कि बच्चे का जो ट्रस्ट है वो गेन कर लेते हैं। कभी कभी सिर्फ बच्चे का नहीं, उनके फैमिली के भी ट्रस्ट गेन करते हैं। ऐसा एक भरोसा दिलाया जाता है कि इस बच्चे का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। कभी कभी ये बेबी सिटर्स भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट होता है, बच्चों का भी पेरेंट्स का भी। तो उनको लगता है कि उनके बच्चे उनके साथ सेफ रहेंगे, और ये धीरे धीरे बच्चों को स्पेशल, तुम बहुत स्पेशल हो, ऐसा एक फील कराना शुरू करते हैं। कभी कभी वो ब्राइब्स भी देते हैं, चाहे वो टॉयज हो सकता है, वो मनी हो सकता है, वो कभी कभी बियर, अल्कोहल, सिगरेट्स तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज। ये ऐसा करके वो धीरे धीरे, इसको हम कहते हैं कि ग्रूम करना बच्चों को, कि कैसे एक रिलेशनशिप को सेक्सुअलाइज किया जाता है। बच्चे इनिशियली नहीं समझते हैं, इनिशियली थोड़ा टचिंग बिहेवियर, कभी कभी बच्चों को अनड्रेस करने के लिए कहा जाता है, फिर थोड़ा किसिंग बिहेवियर, ऐसे इससे शुरू होता है और उससे धीरे धीरे आगे जाता है। और ये जो सेक्सुअल अब्यूज है बच्चों के साथ, अगर वो फैमिली के जानकारों में से होता है तो क्या देखा जाता है कि ये काफी मंथ्स या फिर काफी सालों तक चलता है, क्योंकि बच्चों को या तो कुछ ऐसा गिल्ट तैयार किया जाता है कि हाँ तुम ऐसा करोगे तो शायद तुम्हारे मम्मी पापा मर जाएंगे, ये ऐसा ऐसा कुछ बोला जाता है। बच्चे के अंदर वो बिल्कुल ये हो जाता है कि अगर मैं बोलूंगा, इसको मैं मना करूंगा, तो शायद मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस को कुछ होगा। फिर ऐसा भी देखा जाता है कि उनको थ्रेट दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो उनको हम मार देंगे, या हम तुमको मार देंगे, ऐसा कुछ, या उनको कोई बुखार हो जाएगा, ऐसा कुछ अजीब अजीब चीजें कहा जाता है, जिससे बच्चों को लगने लगता है कि नहीं, ये बताना, ये इसके बारे में बात करना सही नहीं होगा, ठीक है जो हो रहा है होने दो। ऐसा सिचुएशन भी वो लोग तैयार करते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसा कि सर कह रहे थे कि जो इंसेस्ट है, जो पेरेंट्स के द्वारा जो सेक्सुअल अब्यूज है, वो देखा गया है कि मतलब 1/3 ऑफ ऑल द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, उसमें 1/3 ही है कि जो कि इंसेस्ट होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। और परपिट्रेटर्स जो है वो रिपीटेडली ये बिहेवियर करते रहते, रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं फैमिली में। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मम्मी पापा को पता भी होता है, मम्मियों को ज्यादातर, तो वो लोग मना करते हैं इसके बारे में बात करने के लिए और सहने के लिए कहते हैं। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी रॉन्ग फॉर द चाइल्ड। कभी कभी देखा जाता है कि अगर फैमिली में सिंगल पेरेंट है या बच्चे कोई होम में है, ऑर्फनेज में है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे मौकों को बहुत इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के अगेंस्ट ये ऐसा क्राइम करने के लिए। ज्यादातर परपिट्रेटर्स जो करते हैं कि बहुत ही यंग, थोड़ा गुड लुकिंग ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। कभी देखा जाता है कि जो है कि बच्चों का एक देखा जाता है कि उनके जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है वो अगर बच्चों के प्रति ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम रिगार्डिंग द पेडोफिलिक्स, जिनको बच्चे के तरफ सेक्सुअल एक अट्रैक्शन होता है,
तो वो सारी चीज एक वल्नरेबल फैक्टर्स होते हैं बच्चों को साथ ये क्राइम होने में। ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चों का यहाँ पे मर्डर इतना हद तक नहीं जाता है, ये बच्चों को कन्विंस किया जाता है, जैसे कि आप कह रहे थे कि रेड फ्लैग्स के बारे में, कि कैसे समझा जाएगा कि क्या ये हो रहा है बच्चे के साथ या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये समझा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ज्यादा टच, अननेसेसरी टच किया जा रहा है, टॉयज दिया जा रहा है, या फैमिली को हेल्प करने की ऑफर दिया जा रहा है, तो ये इंडिकेशंस है कि बच्चे के साथ कुछ गलत होने जा रहा है या फिर हो रहा है उनके साथ। कभी कभी ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी भी दिखाना, ये भी यूज किया जाता है। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ टचिंग के द्वारा ही होगा या फिर कोई एक्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो अनड्रेसिंग करना है, पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सारे ही बच्चे के अगेंस्ट एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ही है। जी, तो सर मैम ने काफी डीपली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और हमें समझाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं टाइम को सेव करते हुए आपके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। सर, ये जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अकरेंस करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं? मैम पहले आप बताएं, then I'll answer this. What are the factors which influence this child sexual abuse? यस, उसमें से एक फैक्टर ये है कि जो परपेट्रेटर है उनके जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है। अगर उनमें ये जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, जिसको हम पीडोफिलिया कह रहे हैं, ये ऑलरेडी है, तो ये एक फैक्टर है कि बच्चे ऑलरेडी एक वल्नरेबल सिचुएशन में है। दूसरा ये देखा जाता है कि जो परपेट्रेटर है उनका इंटरनल इनहिबिटर्स जो है, मतलब मोरालिटी जो है वो ही नहीं, तो उनके लिए ये करना बहुत आसान होता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा विक्टिमाइज हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिटर्स, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों का जो सुपरविजन है वो सही नहीं है, उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर बच्चे ज्यादातर बेबीसिटर्स के पास ही है, तो फैमिली मेंबर्स कोई नहीं है ध्यान रखने के लिए। वो एक वल्नरेबल फैक्टर है कि हाँ, इनके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैं बाद में थोड़ा डिटेल में कहना चाहूंगी, वो ये है कि बच्चों का जो रेजिस्टेंस है, खासकर इंडियन सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है, वो ही कम होते हैं। तो उनको पता ही तो नहीं है कि ये कोई क्राइम है, कोई प्रॉब्लम है जो होना नहीं चाहिए। आई एम द ओनर ऑफ माई ओन बॉडी, ये सारे जानकारी उनको है ही नहीं, तो वो रजिस्ट करते ही नहीं है। तो इस वजह से ही काफी घटनाएं घट जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जी सो मैम कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपने बताया, बहुत ही बढ़िया बताया। कोई ज्यादा फैक्टर्स जैसे कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट है, या कोई जैसे बताया लो सेल्फ एस्टीम इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर, या unmonitored access to the technology, loneliness, poor communication, and disabilities, blended families, domestic abuse, and person who is prior to social sexual abuse. So these are the factors which influence the child sexual abuse. जी जी डॉक्टर प्रतीक। जी सर आपने बहुत बढ़िया से बताया। जो बेसिकली अब बच्चे को अगर एक लोनलीनेस आ रही है, वो किसी और को तो अपना पार्टनर बनाएगा। अब जो उसको अपना एक सपोर्ट देना शुरू करेगा, वो अडल्ट्री या अडल्ट पर्सन है, तो वो अडल्ट पर्सन उसको माइट भी उसको मिसयूज कर सकता है, उसकी लोनलीनेस का फायदा उठा सकता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, हमें उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। बच्चे की इंटरनल फीलिंग को भी समझने की जरूरत है, बच्चे को एजुकेट करने की भी जरूरत है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक तो उनकी सेक्सुअल एजुकेशन ना होना, एक उनका सेल्फ स्टीम डाउन होना, एक लोनलीनेस आना, इस टाइप के कुछ फैक्टर्स हैं सर। जी, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ उठता है कि ऐसे बच्चों के साथ हमें कैसे उनसे पूछना चाहिए, कैसे उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की एज काफी छोटी होती है, तो उनको पूछने के बारे में काफी जाता है। जी मैम। हाँ, तो ये जो बच्चे के साथ जो इंटरव्यू करना होता है, उनके साथ जो बात करना होता है, ये काफी सेंसिटिव इशू है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये कोई स्किल्ड पर्सन को ही करना चाहिए, जो कि बच्चों के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, जो भी है, लेकिन उनका वो स्किल रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और बच्चे के साथ बहुत ही ध्यान से जो भी क्वेश्चंस है वो पेश करना चाहिए।
तो इसको फॉरेंसिक इंटरव्यूइंग कहते हैं, जिसमें एक ट्रेन प्रोफेशनल करे तो सबसे बेहतर होता है। तो जो सबसे पहले होगा कि बच्चे को आपको ये जानकारी देना पड़ेगा कि आप है उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि हर चीज में एक मिसट्रस्ट उनको तैयार हो गया है, इसीलिए आप एक अननोन पर्सन है और लेकिन आप हेल्प ही करना चाहते हैं। ये ट्रस्ट उनको देना, ये रैपो एस्टेब्लिश करना सबसे बहुत ही जरूरी बात है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये अगर होगा तो धीरे धीरे बच्चे सारे सवाल सुनेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना पड़ेगा कि एक ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन का मेमोरी जो है वो उनको फिर से दोबारा सामने लाना होता है और बात करना होता है, इसीलिए बच्चों को प्रेशराइज करना तो बिल्कुल सही नहीं होता है इस सिचुएशन में। All children should be approached with extreme sensitivity and vulnerability recognized and understood. तो उनके सामने जो है कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करना होगा इस सिचुएशन में। उनको ये पूछना पड़ेगा कि उनको जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर ओपन एंडेड करना चाहिए, जिसमें वो लोग हाँ ना नहीं, वो थोड़ा सा इलाबोरेट करके बता सके कि क्या हुआ था, क्या हो सकता है, या फिर कैसा वो फील कर रहे हैं, वो सारी चीज। आस्क द चाइल्ड इफ ही और शी नोज व्हाई दे हैव कम टू सी यू। उनको ये भी पूछना पड़ेगा कि आपको पता भी है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, तो वो क्या बता रहे हैं वो सुनना है। उसके बाद ऐसे सवाल किया जा सकता है कि हैज एनीवन एवर टच्ड यू वेयर दे शुडंट। ये सवाल बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होता है ताकि वो समझ पाए। सेकंड ये हो सकता है कि व्हेन डू यू से दिस हैपेंड। आपको क्या लगता है ये कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, ये उनको जो भी याद आता है वो बोलेंगे, कोई भी प्रेशराइज करना नहीं है। फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन इज द फर्स्ट टाइम यू रिमेम्बर दिस हैपनिंग। कब हुआ था पहली बार, ये आपको लग रहा है, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने कहा, महीने सालों से हो सकता है कि चला आ रहा है। अच्छा, फिर ऐसा सवाल कि व्हाट एरिया ऑफ योर बॉडी डिड यू से वाज टच्ड और हर्ट। कहाँ कहाँ आपके बॉडी के कहाँ कहाँ टच हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है। और इसके बाद डू यू हैव एनी पेन इन योर बॉटम और जेनिटल एरिया, ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर आता है कि डिड यू टेल एनीवन, इसके बारे में आपने अभी तक किसी को कहा है। डिड यू टेल इट टू योर मॉम, आपने अपने मम्मी को कहा है। अगर बच्चा कहते हैं कि नहीं कहा है मम्मी को, तो क्यों नहीं कहा है, क्या उनको कोई थ्रेट दिया गया है, ये सारे सवाल जो है वो धीरे धीरे बच्चों से पूछना है। लेकिन बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, उनको ये एक काइंड ऑफ ग्राउंड रूल सेट करना पड़ेगा कि आपके पास बिल्कुल ही ऑप्शन है कि आप अगर कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो, दैट इज फाइन। आपको कोई सवाल दूसरी बार पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो आप इंटरव्यूअर जो समझ रहे हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, और आपको ट्रूथ और लाई के बीच का जो अंतर है वो भी बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो दीज आर द मोस्टली द वेज ऑफ इंटरव्यूइंग अ चाइल्ड। सर मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा सा इस पे लाइन डालना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैम ने मोस्टली काफी हद तक एक्सप्लेन किया है कि जैसे प्रॉपर रैपो होनी चाहिए, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक हेल्पिंग पर्सन होना चाहिए, एंड व्हाई चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट हियर, मतलब व्हाई ही हैज बीन ब्रॉट हियर। फिर एक ग्राउंड रूल्स होने चाहिए ऑफ इंटरव्यू, जैसे कि परमिशन ऑफ चाइल्ड है कि नहीं, वेदर ही नोज and permission to correct the interviewer, and difference between the truth and lies, and ask the child to describe what happened and is happening and to them in their own words, or who brought them, parents मतलब किस टाइम पे ये चीज हुई। सो ये बेसिकली हमें इस तरीके से उनको इंटरव्यू करना है, एक ओपन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। जैसे मैम ने बताया कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और स्किलफुल वर्कर शुड बी देयर। So this way we should interview the child. जी जी जी। तो मैम अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप होता है कि आउटकम्स क्या आते हैं चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में? जी, चाइल्डहुड और अडल्टहुड में देखा जाता है कि जब इनिशियली जब ये हो रहा है, ये बच्चे के साथ एक सेक्सुअल अब्यूज हो गया है,
उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रहता है कि बच्चे में जैसे कि उनका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है उसमें अफेक्ट होता है। बच्चे बहुत ही शॉक में चले जाते हैं, वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। उनमें एक ओवरऑल मिसट्रस्ट तैयार होता है, जिस वजह से वो लोग अपने आप को पूरा शट डाउन कर देते हैं। कभी कभी उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स देखा जाता है। वो कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, वो घबरा जाते हैं। ये सारे चीज तो देखा जाता ही है बच्चे के अंदर। उसके साथ साथ बच्चे जो है कभी कभी ड्रग्स या फिर गलत संगत में और ज्यादा पड़ सकते हैं अगर वो ठीक से चैनलाइज नहीं होते, ठीक से गाइडेड नहीं होते, उनके कोई पेरेंट्स या सुपरवाइजर नहीं रहते हैं जो उनको सही रास्ते दिखाए, तो और भी भटक सकते हैं। उनमें ट्रेंसी या सुइसाइडल अटेम्प्ट भी देखा जा सकता है अगर ये रिपीटेडली हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही हेल्पलेस है और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे जो है वो इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट है या फिर एक काइंड ऑफ एक इफेक्ट है एक कंटिन्यूअस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें कि बड़े होने के बाद क्या क्या होता है, तो बड़े होने के बाद जो होता है वो तो मैं जब एज अ थेरेपिस्ट काम करती हूँ, आई कैन सी इवन इन द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस जो आते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरे साथ फैमिली में ऐसा ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होता है, दे डू नॉट हैव देयर सेल्फ एस्टीम इज कंप्लीटली स्मैश्ड। उनको ये समझ ही नहीं आता है कि उनमें है कुछ पोटेंशियल और वो आगे वो कर रहे हैं अच्छा, ये उनको दिखाई नहीं देता। वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में रहते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशन रेगुलेशन का प्रॉब्लम देखा जाता है कि कहाँ पे कितना एक्सप्रेस करना है इमोशंस उनको पता नहीं होता। इस वजह से उनका अपने चाहे वो दोस्तों के माहौल में हो चाहे अपने टीचर्स के साथ हो, कभी कभी बिहेवियरल प्रॉब्लम एडजस्टमेंट इश्यूज देखा जाता है। वो चिल्ला देते हैं, रो देते हैं, बहुत ऐसे बिहेवियर करते हैं विच इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, जिसकी वजह से वो और ज्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम जो है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादा डेवलप करते हैं। कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज रहते हैं, जो हिस्टेरिकल रिएक्शंस होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी तो हो ही सकते हैं। या फिर इसके साथ साथ और भी एक चीज देखा जाता है, लॉन्ग टर्म उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बार बार वो लोग एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में ही चले जाते हैं। वो जानते हैं कि उनको नहीं रहना है, लेकिन उनके पैटर्न ही ऐसा बन गया है कि वो काइंड ऑफ एक एम्बिवेलेंस कि उनके प्रति एक अच्छा लगना और बुरा लगना दो ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो कि अडल्ट आउटकम होता है, अडल्टहुड का आउटकम होता है। और थेरेपी कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी थेरेपी शुरू करे उतना जल्दी शायद उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बार डेवलप कर जाते हैं तो उसके बाद उससे बाहर आना और एक हेल्दी लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो सर हमारे पास अभी 5 मिनट ही शेष बचे हैं, तो मैं आपसे इसके पूछना चाहूंगा आउटकम्स में, जैसे मैम ने बताया साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इमोशनल आ सकता है, आप इसके बारे में क्या लाइमलाइट डालना चाहेंगे सर? बेसिकली एक प्रकार का ट्रॉमा ही होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीटीएसडी, जिसमें पेशेंट्स को काफी नाइटमेयर्स हो सकते हैं, उसको फियर हो सकता है, उसको एंजाइटी सिम्टम्स हो सकते हैं, एक डर पैदा हो सकता है, साथ ही साथ लो सेल्फ एस्टीम, होपलेस हेल्पलेस हो सकता है। इसके अलावा एंजाइटी सिम्टम, डिप्रेशन और जैसे ट्रॉमा, उसको रिकरेंस ऑफ थॉट, उसको वही ट्रॉमा की इवेंट्स यदि रिपीट होते हैं तो उसको सेम सिम्टम, सेम साइकिल, सारा पीटीएसडी का साइकिल रिपीट हो सकता है। और जैसे मैम ने बताया कि बिल्कुल टाइमली उसका साइकोथेरेपी या टाइमली मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके उसकी प्रॉपर इलाज हो सकता है। और गिल्ट फीलिंग भी पेशेंट्स में जैसे कुछ में पाई गई है। तो बेसिकली एक इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। और लास्ट में बताना चाहूंगा पर्सनालिटी, डेफिनेटली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत से हमने पेशेंट्स भी देखे हैं जिनकी हिस्ट्री होती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की या अब्यूज की, तो इंटर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। उनकी रिलेशनशिप विद हस्बैंड, विद बॉयफ्रेंड और विद फैमिली काफी हद तक खराब हो जाता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये है मेरा लॉन्ग टर्म जो होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, उनका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। व्हाट इज योर से?
जी सर, बिल्कुल ठीक कहा कि ये पीटीएसडी के इश्यूज आते हैं और अप एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर, तो उसकी वजह से उनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैम ने बताया कि आने वाले टाइम में इनका सिजोफ्रेनिक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपने जैसे बताया पीटीएसडी के अंदर उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, वो हो सकता है कि अभी ना आए, आने वाली लाइफ के अंदर आए। मैम ने जैसे बहुत अच्छे से बताया कि रिलेशनशिप इशू के अंदर वो उनके इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, कुछ हद तक वो इस चीज से डरते हैं, साथ तो रहना चाहते हैं लेकिन इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं और ये आउटकम्स उसमें निकल के आते हैं, तो हमें इन चीजों के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। जी, तो मैम सेशन को मैं यहीं पे एक बार पोस्टपोन करना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो आप बेसिकली सेशन को कैसे कंक्लूड करेंगे? Hello, जी, sir. One सेशन second. कंक्लूड। Sir, if parents is ready to provide the training about what is good touch and bad touch, if they provide the training, then they can able to recognize that kind of situations. I Yes. am given the training in schools, students. I am from Kerala. I am given the training to the children how to react, and if any happen will be occur in your life, how to remove that emotion, and what is the next procedure. Then I got a very good response from the children. They don't know how to respond or where to I tell to these details. So to Yes, provide the absolutely, absolutely. Actually, I was about to talk about this only in the conclusion, that here parents have a very good role. पेरेंट्स को ही ये बच्चों को जो है सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली देना है। अगर स्कूल्स में दिया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन द फैक्ट इज कि उनको बताना है कि यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी, सो इफ यू डू नॉट लाइक समबडीज टच, डू नॉट लेट देम टच। व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स, पहले तो अपने बॉडी पार्ट्स के सारे नाम इंक्लूडिंग द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स उनको सिखाना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट नाम है। कोई और नाम से बुलाने से जो होता है कि कभी कभी समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या बच्चे कह रहे हैं। सो दे शुड नो द प्रॉपर नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एंड उसके बाद बच्चों को ये बोला जा सकता है कि आपको जब कभी भी लगे दिस टच इज नॉट गुड, पहले तो आप टच करने ही नहीं दीजिएगा। आप किसी के सामने अनड्रेस नहीं होंगे, आपके सामने कोई होगा तो अनड्रेस कर रहे हैं तो उनको आप मना करेंगे, आप वहां से दौड़ के चले जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चिल्लाएंगे, आप बिल्कुल ना कह सकते हैं क्योंकि ये आपका बॉडी है। ये सारे जो है पेरेंट्स को अपने इनहिबिशन हटा के दे हैव टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो बच्चे जो है वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इतना जानकारी देने से ही काफी हद तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये ज्यादा होता नहीं है, बहुत इनहिबिशंस है, तो इस वजह से जो सही जानकारी है वो बच्चों तक पहुंचता नहीं है। सो दिस इज इन कंक्लूजन आई वांट टू से टू पेरेंट्स कि आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए और बच्चों को ये जानकारी दीजिए। थैंक यू। and one thing is, if parents having the physical contact, don't allow the children to sleep together. Maybe parents are allow them to sleep together, and they will be thought that there will nothing happen. But when they undergo the physical relation, the hormone changes will occur, body temperature will be occur. It will be transferred to the child's body through the mode of pheromone, and it will be occur. They will be either will be curious or they will be fear. So please allow, given the message to parents, don't allow the children to sleep together when they have the physical relationship. So nice of you, Mr. That J. is also very important idea. राइट सर। सर अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तो आप प्लीज सेशन को कंक्लूड कीजिए। Thank you participants जिन्होंने join किया, and thank you speaker Dr. Dipharthi ma'am. It was a very wonderful session, and Mr. Jain, he were a very active participation, and as usual Dr. Prateek, who's always a supporting hand. So ma'am, I think we have 3-4 more questions, so we'll conclude in the next session which will be held. So thank you audience, and it was a very wonderful session, very interactive session. We'll further continue this topic after a few weeks, the child sexual abuse. See you guys, and since it's corona time, stay safe, stay connected.
So the link will be sent in the groups from tomorrow. So with ma'am, ma'am is आपकी permission है, so we should continue the third part. जी जी बिल्कुल, we can ठीक है। always talk about the questions जो बाकी है। Thank you, ma'am. Thank you. So Dr. Prateek. Thank you, everyone. A special thank to Dr. Anshul Mahajan and ma'am and Mr. Jayan Namundri. We will back to with you within a few days with a new topic and same topic also with next part of this session. We will continue in upcoming days. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so sir. much. My number Thank is you, added thank in the chat box. Thank you, Dr. Mahajan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.